यहाँ पर हम लोग का अंग्रेजी से रिलेटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, इंग्लैंड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं डच को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं डच कंपनी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। और अंग्रेजी जो कंपनी थी ना वो भी एक प्राइवेट कंपनी थी। क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। और डच क्या है? डच एक सरकारी कंपनी है। ठीक है, और डच का इंटरेस्ट ज़्यादातर कहाँ था? इंडोनेशिया में था। देखिए यहाँ 3 नंबर में लिखा हुआ है डच लिखा हुआ है। ठीक है, डच के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। डच जो है, तो डच हम लोग किसे कहते हैं, किसे कहेंगे? हॉलैंड, स्पेन और नीदरलैंड के जो निवासी थे ना उसे हम लोग डच कहते हैं। कहाँ के निवासी को? हॉलैंड, नीदरलैंड और स्पेन के निवासी को डच कहते हैं। ठीक है, डच जो भारत आए थे डचवासी, तो किन के नेतृत्व में भारत आए थे? कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आए थे। किनके नेतृत्व में? कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आए थे। और ये सबसे पहले कहाँ आए थे? डचवासी पूर्वी एशिया में आए थे। उसके बाद ये लोग सबसे पहले कहाँ गए थे? इंडोनेशिया द्वीप पर गए थे। सबसे पहले इंडोनेशिया द्वीप पर गए थे। इंडोनेशिया द्वीप किसके लिए फेमस था? तो मसाला व्यापार के लिए उस समय फेमस था। ठीक है, और अभी हम लोग ज्योग्राफी में भी इंडोनेशिया के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी में। तो डचवासी सबसे पहले कहाँ गए थे? इंडोनेशिया गए थे। क्यों गए थे? वहाँ मसाला व्यापार के क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा विकसित शहर था और आगे था। उसके बाद भारत में जो डच निवासी आया, डचवासी भारत आया, तो यहाँ पर भी तो मसाला था भारत में, मसाला और वस्त्र के लिए फेमस था। लेकिन इंडोनेशिया में मसाला ज़्यादा फेमस था। उन लोगों को इंडोनेशिया का मसाला ज़्यादा बेहतर लगा, जिस कारण से वो लोग इंडोनेशिया से ही व्यापार करने के बारे में सोचे, और वही कारण से लोग भारत में ज़्यादा समय तक नहीं रहे। डच वाले भारत के वस्त्र को प्राथमिकता दिए, जिस कारण से वो लोग भारत में कुछ समय तक रहे। उसके बाद एक घटना घटती है 1759 ईस्वी में, वेदरा का युद्ध होता है बंगाल के क्षेत्र में। तो क्या होता है? अंग्रेज और डच के बीच में युद्ध होता है, जिस कारण से अंग्रेज जीत जाता है, डच हार जाता है। जब डच हार जाता है तो ये निर्णय हो जाता है कि अब डच को भारत से भागना पड़ेगा। तो डचवासी भारत छोड़कर कहाँ चले जाते हैं व्यापार करने के लिए? इंडोनेशिया चले जाते हैं। और डचवासी जो भारत आए थे, भारत के साथ बिहार भी आए थे। तो बिहार में 1632 में पटना में कंपनी की स्थापना किए थे। डचवासी पटना में कंपनी की स्थापना कब किए थे? 1632 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो डच के बारे में हम लोग क्या क्या समझे? ये भारत आए थे किनके नेतृत्व में? कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में। इनका जो है, इनको सबसे अच्छा कहाँ लगा था? इंडोनेशिया द्वीप समूह लगा था। वो क्यों लगा था? वो मसाला व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा विकसित शहर था और इसको भारत का मसाला अच्छा नहीं लगा था। और भारत में डचवासी किसको प्राथमिकता दिए? वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दिए। उनके बाद एक युद्ध हो जाता है 1759 में, वेदरा का युद्ध होता है बंगाल में, जिसमें डच हार जाता है। तो उनका निर्णय हो जाता है कि अब हम लोग, वैसे भी भारत में हम लोग का मन नहीं है बिजनेस करने का, तो हम लोग भारत को छोड़ ही देते हैं। जिस कारण से डचवासी भारत को छोड़कर चले जाते हैं और पटना में जो है 1632 में कंपनी की स्थापना करती है डच। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट था। फिर हम लोग आगे डच के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हॉलैंड में हुई। कहाँ हुई थी? हॉलैंड में। हम लोग बात किए अभी डच कहाँ, डच किसे कहेंगे? हॉलैंड, नीदरलैंड, स्पेन के निवासी को। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हॉलैंड में हुई और इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार एवं युद्ध करने की अनुमति दी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली। उसके बाद कई स्थानों पर इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जैसे पटना कॉलेज पटना भी डचों की एक फैक्ट्री थी। बंगाल स्थित इसकी फैक्ट्री चिनसुरा में थी। डचों का भारत में ज़्यादा ध्यान इंडोनेशिया के जावा एवं सुमात्रा जैसे मसाला द्वीपों पर था। डचों का ज़्यादा ध्यान कहाँ था? भारत से ज़्यादा ध्यान इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा जैसे मसाला द्वीप पर था। आते हैं अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में डचों को वेदरा के युद्ध में बुरी तरह पराजित कर दिया और लगभग इसके सभी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। डच ने पुलिकट नामक स्थान पर सिक्का ढालने की फैक्ट्री स्थापित की थी। डचों ने पुलिकट नामक स्थान पर क्या किया था? सिक्का ढालने की फैक्ट्री स्थापित की थी।
डच पहली ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जिसने वेतनभोगी कर्मचारी को रखा था। डच पहली ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जिसने वेतनभोगी कर्मचारी को रखा था। ठीक है, डच के बारे में हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब डच से संबंधित क्वेश्चन क्या आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं स्पीड में। देखिए डच कंपनी है, देखिए बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना बच्चों आ गया यहाँ पर डचों ने होगा, देख रहे हैं पीडीएफ में थोड़ा एरर हो गया है। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना, वो ऑटोमेटिक जो चेंज होता है ना उस कारण से चेंज हो गया, ध्यान नहीं रहा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो बंदेल एवं हुगली में। इसको हम लोग टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे तो हम पीडीएफ को सही कर देंगे, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, 1632 में। ये कंप्यूटराइज पीडीएफ में वही क्वेश्चन है जो अब तक किसी भी पीसीएस एग्जाम में या कोई अदर एग्जाम में पूछे गए हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, 1632 में। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक देखिए यहाँ पर भी मिस प्रिंट हो गया। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किए थे। क्या कहते हैं, व्यापार करने के लिए फैक्ट्री को स्थापित किए थे। कहाँ कहाँ पर, तो नागपट्टनम में, चीनसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, भरूच में, आगरा में, कोचीन में, अहमदाबाद तथा पटना में। नागपट्टनम, चीनचुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना में। तो डच से संबंधित यही 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो डच के बारे में कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा नहीं था तो क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद हम लोग फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फ्रांस की कंपनी या फ्रांसीसी कंपनी हम लोग कह सकते हैं। तो फ्रांस की कंपनी क्या था, एक सरकारी कंपनी था। क्या था, सरकारी कंपनी था। और इनका टकराव किनसे हुआ, इंग्लैंड वासी से हुआ, क्योंकि अंग्रेज और पुर्तगाली तो दोस्त बन गए थे वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण। तो इनका टकराव किससे होगा, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से होगा, क्योंकि डच वासी चले गए, बचे सिर्फ भारत में कौन, अंग्रेज और पुर्तगाल। तो फ्रांसीसी का टकराव किससे हो गया, अंग्रेज से हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। लुई 14वां 1664 में फ्रांसीसी कंपनी बना। जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई 1664 में, तो उस समय फ्रांस के शासक कौन थे, लुई 14वां थे। और फ्रांस की कंपनी की स्थापना, फ्रांस की कंपनी भारत में कब स्थापित हुई थी, 1668 में, 4 साल बाद। फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की। 1673 में पांडिचेरी पर कब्जा किया। पांडिचेरी आज़ाद कब हुआ, 1954 में। उसके बाद 1674 में चंदनगर पर कब्जा किया। उसके बाद अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, उसे हम लोग कर्नाटक का नाम दिए हैं। कौन सा नाम दिए हैं, कर्नाटक का नाम दिए हैं। देखिए फ्रांस में जो है ना डुप्ले गवर्नर जो बनकर आया था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो चाहता था कि हम जो है ना बाहर से अंग्रेज़ को हटाएंगे, भगा सकते हैं। तो ये सोचकर डुप्ले जो है अंग्रेज़ों से युद्ध करने लगे, जिस कारण से ये सोच रहे थे कि हम अंग्रेज़ को हराएंगे, लेकिन ऐसा तो मुमकिन था नहीं। अंग्रेज़ और पुर्तगाली बहुत पहले आए थे और कहाँ फ्रांस से आए थे, 1664 में, और 1668 में 4 साल बाद जाके कंपनी की स्थापना किए थे। बहुत डिफरेंस है, कहाँ 1600 में आना, कहाँ 1664 में आना, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है टाइम पीरियड में। इतना आसान नहीं था। लेकिन फ्रांसीसी के जो गवर्नर थे डुप्ले, ये सोच रहे थे कि हम अंग्रेज़ को भगा देंगे। ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था, ताकतवर था अकेले, लेकिन अकेले तो संभव नहीं है, जिस कारण से युद्ध हुआ आगे चल के। और ब्रिटेन और फ्रांसीसी का जो युद्ध हुआ उसे हम लोग कर्नाटक के नाम से जानते हैं, कर्नाटक का युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिए टोटल 3 युद्ध हुए थे। उनको याद करने का ट्रिक है, आपको सबसे पहले युद्ध का क्रम याद करना होगा। कितना युद्ध हुआ था, 3 युद्ध हुआ था। अब कौन कौन से समय में, 1746 से 1748 दो वर्ष हुआ था। फिर 1749 से 1754 5 वर्ष। फिर 1756 से 1763 7 वर्ष, जिसे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। फ्रांस और अंग्रेज के बीच में जो युद्ध होता था भारत में और यूरोप में भी, यूरोप महाद्वीप में भी होता था, अमेरिका में भी होता था, कहीं पर भी युद्ध होता था उधर, तो भारत में भी युद्ध होता था, क्योंकि टकराव यहाँ पर इन्हीं दोनों के बीच था, तो युद्ध होना संभव था। तो जिस कारण से कहीं पर भी युद्ध होना है तो भारत में भी युद्ध हो जाना है। तो देखिए पहला युद्ध जो हुआ था उसका कारण क्या था, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ पर उत्तराधिकारी का युद्ध करने के लिए युद्ध हुआ। उसके बाद फिर दूसरा युद्ध का कारण क्या था, हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में कौन शासन करेगा,
उस टाइम में हैदराबाद था। तो जिस कारण से ये सोच रहा था कि हैदराबाद पे कौन शासक रहेगा, कर्नाटक और हैदराबाद को मिलाकर। तो जिस कारण से युद्ध हुआ, क्योंकि ये फ्रांसीसी कंपनी जहाँ आए थे वहाँ पर हैदराबाद के निज़ामों का शासन था। तो हैदराबाद के निज़ाम देख रहे थे कि फ्रांसीसी कंपनी बहुत आगे आ रहा है, बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। तो हैदराबाद के निज़ाम ने क्या किए थे, फ्रांसीसी कंपनी पर रोक लगाने के लिए, उस पर युद्ध करने के लिए उस पर सैनिक भेज दिए थे। और सैनिक जो भेज दिए हैदराबाद के निज़ाम, तो हैदराबाद के निज़ाम लोग हार गए। जब हैदराबाद के निज़ाम हार गए तो जीत गए फ्रांसीसी। जब फ्रांसीसी जीत गए तो अब हैदराबाद पर कब्जा किनका रहेगा, हैदराबाद और अभी का कर्नाटक। तो यही कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ सोचे कि हम कब्जा करेंगे, और फ्रांसीसी चाहते थे कि हम कब्जा करेंगे, हम लोग का शासन आएगा। यही सोच के वहाँ पर युद्ध हुआ था। उसके बाद आगे तीसरा युद्ध है जिसे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। 1756 से 63 तक चला था। ये यूरोप में हुआ था। यूरोप में युद्ध होने के कारण भारत में भी युद्ध हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन यहाँ से संधि के क्रम में आता है कि युद्ध हुआ था, संधि कौन सा हुआ था, और कभी कभी युद्ध का कार्यकाल पूछ लिया जाता है, कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, संधि होगी तब युद्ध का अंत समाप्त होगा। तो सबसे पहले एला साबिल की संधि हुई थी 1748 में। उसके बाद पहला युद्ध रोका गया था, स्थगित किया था। फिर दूसरा संधि होता पांडिचेरी की संधि 1755 में, तब युद्ध रुका गया था। फिर पेरिस की संधि 1763 में हुई थी, तब सप्तवर्षीय युद्ध या तीसरा युद्ध रुका गया था। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये है, तीसरा युद्ध जो होता है 1756 से 63 के बीच में, उसी में फिर एक जगह है वांडीवास, वहाँ पर युद्ध होता है 1760 में। ये युद्ध जो होता है उसमें फ्रांसीसी का पतन हो जाता है। जब फ्रांसीसी का पतन हो जाता है तो यहाँ एक निर्णय हो जाता है कि भारत में अब कौन राज करेगा, तो अंग्रेज राज करेगा। ये क्वेश्चन वांडीवास का युद्ध कोई भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में तो आता ही है। तो फ्रांस का पतन कब हुआ, 1760 ईस्वी में। कौन सा युद्ध के साथ, वांडीवास का युद्ध के साथ। अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था, आयरकुट ने किया था। ऐसे अंग्रेज ऐसे आयरकुट। फ्रेंच का नेतृत्व किसने किया था, काउंट लाली ने किया था। देखिए, कोई भी युद्ध होता है उसका तत्कालिक कारण भी होता है और बहुत सारे कारण होते हैं। तो कर्नाटक का जो युद्ध होता है उसका तत्कालिक कारण, इमरजेंसी कारण क्या था, जो युद्ध को जन्म दे दिया। ऐसे तो मन मुटाव बहुत पहले से होता ही था, लेकिन एक ऐसा स्थिति आ जाता है जिससे युद्ध उत्पन्न हो जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। मतलब अंग्रेज जो है फ्रांसीसी जहाज़ पर कब्जा करना चाहते थे, जिस कारण से इन लोगों का जहाज़ों पर कब्जा करने के लिए कुछ ऐसा मामला सिचुएशन हो गया जिस कारण से ये युद्ध हुआ। तो क्या कारण था, तत्कालिक कारण था क्या, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। बाकी तो ऐसे मनमुटाव बहुत पहले से ही था। तो यहाँ से इस पीडीएफ से हम लोग फ्रांसीसी के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लिए। फिर अब इस पीडीएफ के जरिए से हम लोग कहानी के जरिए से इसको, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में 14 के शासनकाल में हुई थी। लुई 14वां के शासनकाल में, यहाँ पर लुई छूट गया है, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में उस समय हुआ जब फ्रांस का राजा लुई 14वां था। इस कंपनी की स्थापना में लुई 14वां के एक मंत्री कोलबर्ट की प्रमुख भूमिका रही। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, सरकारी कंपनी थी। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, प्राइवेट कंपनी थी। हम लोग पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद डच क्या थी, वो भी एक सरकारी कंपनी थी। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली थी। कोसू मसू हम लोग याद किए, कोसू मसू, लास्ट में सू आता है, सू से सूरत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली, जिसका श्रेय फ्रैंक कैथरीन कैरोन को जाता है। इसको जाता है, श्रेय फ्रैंक कैरोन को जाता है। फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली। 1674 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी में अपनी फैक्ट्री खोली, जिसका श्रेय फ्रांसिस मार्टिन को दिया जाता है। कहाँ पर, 1674 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी में अपनी फैक्ट्री खोली, इसका श्रेय फ्रांसिस मार्टिन को दिया जाता है। फ्रांसिस मार्टिन को ही भारत में फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था, फ्रांसिस मार्टिन था।
कौन था? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसीसी कंपनी है तो फ्रांसिस मार्टिन आपको याद हो ही जाएगा, ऑप्शन में रहेगा तो समझ जाएंगे। इसके बाद कई स्थानों पर फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री खोली। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डुप्ले के समय से राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी। अभी हम लोग बात किए ना कि डुप्ले बहुत ज़्यादा ताकतवर था, ये सोच रहा था कि हम क्या करेंगे, अंग्रेज़ को हरा देंगे। वो सोच रहा था कि डुप्ले अकेले अंग्रेज़ को हरा देंगे, लेकिन ये संभव नहीं होता है। कोई भी एक चीज़ का संगठन होता है, प्रोसेस होता है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डुप्ले के समय से राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसका परिणाम अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध के रूप में सामने आया, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के बीच 3 बार युद्ध हुआ, जिसमें पहला और तीसरा युद्ध यूरोपीय घटनाओं का प्रभाव था। पहला युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दे थे और ये एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 7 वर्षीय युद्ध का परिणाम था। इस युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में एक निर्णायक लड़ाई लड़ा गया, जिसे वांडी वॉर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इस समय ब्रिटिश सेनापति सर आयरकूट था। अंग्रेज सेनापति कौन था? तो अंग्रेज का तो आयरकूट याद हो जाएगा आपको, जबकि फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली था। नाम से भी आपको पता चल जाएगा कौन फ्रांसीसी कौन अंग्रेज है। ये युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ और इस तरह अंग्रेजों का प्रभाव भारत में स्थापित हो गया। फ्रांसीसी भारत से चले गए। कर्नाटक का युद्ध हुआ था ना, 3 संधि हुआ था। कौन सा संधि हुआ था? एला-शापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि। तो सबसे पहले जब अंग्रेज भारत आए तो किनके साथ लड़ाई लड़े? फ्रांस और अंग्रेज के बीच में लड़ाई लड़े, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो भारत के संदर्भ में पहला महत्वपूर्ण युद्ध कर्नाटक का युद्ध हुआ। किसका? अंग्रेज का। ऐसे अंग्रेज, अब संधि को हम लोग याद करते हैं, ए पापे, ऐसे अंग्रेज, ऐसे ए पापे हो गया संधि। तो ऐसे एला शापेल की संधि, पासे पांडिचेरी की संधि, पेसे पेरिस की संधि। संधि ही एग्जाम में आता है। तो संधि कितना हो गया? 3 हो गया। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे अंग्रेज हो गया और ऐसे ए पापे हो गया, एला शापेल, पांडिचेरी, पेरिस की संधि हो गया। देखिए फ्रांसीसी कंपनी, हम लोग फ्रांसीसी कंपनी का कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा इससे संबंधित ये जानना जरूरी है, तभी हम उसी से संबंधित उस क्वेश्चन को, मतलब उस कॉन्सेप्ट को याद रख पाएंगे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अभी हम लोग बात किए तो तत्कालिक कारण क्या था प्रथम कर्नाटक युद्ध का? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, मतलब कब्जा करना। कौन? अंग्रेज फ्रांसीसी जहाज़ पर कब्जा करना चाहते थे, यही तत्कालिक कारण बना। और ऐसे तो बहुत सारे मनमुटाव वाले होने वाले कारण थे, तो लेकिन एक तत्कालिक कारण होता है कोई भी युद्ध का, जिसके बाद युद्ध उत्पन्न हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? पूछा हुआ क्वेश्चन है, कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया गया था? सूरत में। कोसुमसू से याद किए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किनके समय स्थापित हुई थी? लुई 14वें के समय में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबरट को माना जाता है। किसको? कोलबरट को माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शक्ति आंदोलन को क्यों नहीं सफल कर पाया? क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। देखिए एक्स-ला-शापेल, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक्स-ला-शापेल जो संधि हुआ था पहली बार, तो उसमें से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये सही है। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर अंग्रेज को मद्रास मिल गया। भारत में अंग्रेजों की सफलता था, फ्रांसीसियों के असफलता के कारण कौन सा था? भारत में अंग्रेज क्यों सफल हुए और फ्रांसीसी क्यों असफल हुए, उसका मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक ताकत। अंग्रेज का क्या था? बहुत ज़्यादा नौसैन्य
नौसैनिक ताकत था। और बंगाल से तो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, बंगाल से क्या मिला था, बहुत ज़्यादा धन मिला था और जनशक्ति मिला था। बस हो गया, यहीं तक था, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आज हम लोग का यूरोपीय। परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्न, यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी से संबंधित, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, यूपी मतलब कोई भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सिस्टमेटिक वे से अरेंज किया गया है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूरोपीय कंपनी है, उसके बाद पुर्तगाली है, उसके बाद अंग्रेज है, उसका डच कंपनी है और लास्ट में आएगा फ्रांसीसी कंपनी है। अब तक हम लोग को ये पता चला कि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन का क्रम था, कंपनी की स्थापना का जो क्रम था, इन सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम में। तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग को सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है और सभी से क्वेश्चन आता है।